मेरी कहानियों में ना कोई एडिट गाने होते हैं आपको इमोशनल करने के लिए, ना ही किसी तरीके का फ़िल्टर है, ना ही किसी तरीके से बढ़ा चढ़ा कर कहानियाँ सुनाई जाती हैं। ये सीधी-सीधी कहानियाँ हैं उन औरतों की जिनके साथ बैठ कर के मैंने अपनी ज़िंदगी के कई साल निकाले हैं और उनकी कहानियों को सुन कर के उनको सांत्वना दी है। मैं उन 2 औरतों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी इस चैनल को देख कर के, सुन कर के अपनी 2 कहानियाँ मेरे तक भेजी। आज दूसरी कहानी मेरी ऐसी ही एक व्यूअर की है जिन्होंने मैसेज करके मुझे अपनी कहानी बताई। उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज इन आंटी की कहानियाँ वही औरतें सुने जिन्होंने पूरी ज़िंदगी बड़े ही प्यार और सब्र से बिना किसी का बुरा चाहे या किए अपने ससुराल में अपने पति बच्चों और सबका भला चाहा है, लेकिन ऐसी हरकतें सास ने कर दी कि एक दिन बहू को उस पर रोक लगानी पड़ी, चीखना पड़ा, या मेरी भाषा में कहो तो सास को उसकी औकात दिखानी पड़ी और बड़े ही कड़वे शब्दों से बोलना पड़ा, बस अब बस कर जा। उस वक्त ना आप था ना जी था, सिर्फ तू था बहू के ज़बान पे। वो दिन सास को बहुत बड़ा झटका लगा। अगर आपने अपने बेटे की शादी कर दी है तो मेरे हिसाब से जितना मैं आज की डेट में महसूस कर पाती हूँ, जैसे मैं खुद एक बेटे की माँ हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक एज अ सास मुझे ज़्यादा चालाक और सतर्क रहना चाहिए, ना कि शैतान बन जाना चाहिए। यकीन मानिए, जिस पति शब्द से आप सबसे ज़्यादा नाराज़ रहती हैं या दुखी रहती हैं या दिल टूट जाता है आपका, उस बेटे की फसल सास ने बचपन से ही बोई होती है। थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। आपके पति की बचपन से अगर हम थोड़ी कहानी शुरू करें तो क्या ये माएँ आसमान से उतरी हैं? आज की माएँ फ़ोनों पे लगी हुई हैं, तब की माएँ चुगलियों में लगी रहती थी। आप छोटी छोटी चीज़ देखिए कि एक सिर्फ पैदा करके खिलाने पिलाने से ही माँ माँ नहीं बन जाती, उन पे परवरिश डालनी पड़ती है, उनमें अच्छे संस्कार डालने पड़ते हैं। अक्सर माएँ अपनी ऊल जलूल इधर उधर की चुगलियों में इतना खो जाती हैं कि वो परवरिश भूल जाती हैं। माँओं की एक चालाकी मैं आपको और बता देती हूँ। भरी जवानी में लड़के सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, सबसे ज़्यादा गंदगी भी करते हैं। लड़की बाजी, फलान ढिमकान, चोर, सिगरेट पीना, ये करना वो करना, लड़के करते हैं गाली गलौज, लेकिन माएँ उस चीज़ को देखते हुए भी ऐसी हवा में टाल देती है। पता है क्यों? क्योंकि बेटे की नीच हरकतों को उस वक्त छुपा करके उसका एहसान शादी के बाद लेने के लिए वो पहले से तैयार रहती हैं। आज जिन आंटी की कहानी महाराष्ट्र से मैं लेकर के आई हूँ ना, पता है उन्होंने सीधा सीधा क्या कहा कि ऐसी शैतान माँ किसी को ना दे जिसने मेरा बुरा करते करते अपने बेटे की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अपने बेटे को ख़त्म कर दिया, अंदर से बाहर से खोखला कर दिया। उसको, उसके कलेजे को जिस दिन चैन पड़ा ना, तब मेरे आसपास कुछ भी नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मज़ेदार बात बताऊं, बहुओं से सतर्क रहने के लिए सास ससुर सबसे पहले पूरे की पूरी प्रॉपर्टी और जायदाद को अपने पास रखते हैं, अपने नाम पे रखते हैं कि बुढ़ापे में हमारा साथ देगा। इतने चालाक तो आप लोग होते ही हो। तो अब उन दोनों को अपने आप को समझने दो, अपनी गृहस्थी को समझने दो। लेकिन नहीं, हमारा बेटा तो चूज़ा है, हमारा बेटा तो मुर्गी का बच्चा है, बहू ले जाएगी और कहीं पका के खा लेगी। सभी सास ससुर के आंखों से ना मैं एक पट्टी उतार देना चाहती हूँ। आप लोगों की ये गलतफहमी होती है कि आपकी परवरिश से आपका बेटा बहुत खुश है। वो तब तक ही चुप रहता है जब तक उसकी बीवी नहीं आ जाती। जिस बेटे को आपको छोड़ना होता है ना, वो बहुत पहले से प्लान बना लेता है। बीवी तो सिर्फ एक बहाना होती है। जैसी माँ वैसा ही बेटा। आज की कहानी के अनुसार अंकल की आदत ऐसी थी कि वो अपनी मतलब के हिसाब से कभी माँ के पाले में चले जाते थे, कभी बीवी के पाले में आ जाते थे। कहानी की शुरुआत में मैं थोड़ा सास ससुर की ज़िंदगी पे छोटी सी रोशनी डाल देती हूँ। ये सास उस समय की है जिस समय में टीवी बहुत ही ज़्यादा रेयर घरों में हुआ करता था। रेडियो का टाइम था, चिट्ठी पत्री का टाइम था। उस वक्त ही इस औरत ने अपने पति को इस तरीके से कब्ज़े में किया था कि पूरे परिवार से उसको अलग कर दिया था। पति को इस हद तक अलग कर दिया था सास ने कि अब सास के मरने पर उनका अपना बेटा तक उन्हें देखने नहीं गया। जो खुद एक बहू ढंग से नहीं बन पाई, जिसने अपने पति से इतने सारे बुरे काम करवा दिए, क्या वो एक अच्छी माँ और सास बन पाती? पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे अपने ही संस्कार हमें रोकते हैं, ऐसा उनकी बहू का कहना था। सिर्फ अपने दिमाग के एक एक अल्हड़पन को पोस रही थी वो, अपने अंदर एक शैतान को पोस रही थी वो। उन दोनों मियाँ बीवी के लिए बेटा एक इन्वेस्टमेंट ही था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। 2 बेटियाँ भी थी उनकी।
शादी के लिए चुन करके उन्होंने गांव की एक सीधी सादी औरत चुनी थी ताकि वो उनके इशारों पे नाच सके। शादी से पहले ही उनको पता था कि उनका बेटा नौकरी के चक्कर में बाहर रहता है, किराए के मकान में रहता है। उनका ये कहना था कि बेटा बाहर ही रहेगा लेकिन बहू हमारे साथ घर में रहेगी, वो बेटे के साथ किराए के मकान में शिफ्ट नहीं होंगी। चालाकी देख रहे हैं आप, शादी के बाद पति पत्नी को अलग रहना होगा। पर कायदे से ऐसा हुआ नहीं, बेटा भी तो अपनी माँ का ही था। कुछ था दोनों के बीच में जो शादी के बाद थोड़ा थोड़ा ही शुरू हुआ था और अंकल ने आंटी को अपने साथ किराए के मकान में ले जाने का फ़ैसला किया। ये बात सास ससुर को हजम नहीं हुई। दोनों की कपटी बुद्धि ने चालाकी करनी शुरू कर दी। उनको अपना वही जवानी का समय याद आ गया था जिस वक्त उन्होंने अपने सास ससुर को तड़पता हुआ छोड़ करके उनके पैसे से अपनी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली थी। दोनों ने अपनी बीमारी और मायूस सा चेहरा बना करके शादी के 15 दिन में ही अपने बड़े से मकान को ताला लगा करके दोनों के साथ किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। अब पहली पहली बार बेटे बहू के साथ रहने की इच्छा थी तो शुरू में बहुत मीठे बन करके वो दोनों उनके घर जब आंटी एक घरेलू और कामकाजी औरत थी क्योंकि उनके छोटे 4 भाई बहन थे, घर में माँ बाप थे और दादा दादी भी रहते थे। बड़े परिवार का खाना पीना पालन पोषण उनको बहुत अच्छी तरीके से आता था, इसलिए 4 लोगों का खाना बनाना उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी। पर हाँ, उन दोनों की उस 2 कमरे के मकान में साथ में रहने और इंटरफेरेंस से दोनों के बीच में दूरियां ज़रूर आ रही थी। आंटी का ये कहना था कि दोनों बूढ़े बुढ़ियों को रात का खाना दे करके 11 बजे तक उनको सुला दिया जाता था, वो दोनों सोने चले जाते थे। पर 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद आंटी अंकल करीब आते थे या उनके कमरे से थोड़ी बहुत भी आवाज़ आती थी तो वो देखते थे कि बाहर ससुर खांसते हुए घूम रहा है या सास बात कर। दोनों, यकीन नहीं मानेंगे, दोनों सास ससुर एक नंबर के चंट बुद्धि के लोग। रात में 12-1 बजे उनकी इंटीमेसी के टाइम पे दरवाजे के बाहर कुछ ना कुछ करके उनका समय ख़राब करते थे। उन दोनों की कमरे के बाहर से आती हुई आवाज़ से दोनों इतना डिस्टर्ब हो जाते थे कि उन दोनों के बीच में सेक्स भी बहुत मुश्किल से होने लगा था। संडे की या किसी दिन की छुट्टी में दोनों पति पत्नी लेट से उठना चाहते थे तो उसी दिन सास सुबह 4 बजे दोनों के कमरे में घुस करके चाय देने चली जाती थी। क्यों? शुरुआती दिनों में कुछ दिनों के लिए आने लगे थे, फिर महीनों के लिए। अब वो परमानेंट ही आंटी अंकल के साथ रहने लग गए थे। अब इतना ही नहीं था, नई नई शादी में पता नहीं दोनों क्या खा लेंगे, कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, अकेले मज़े कर लेंगे, क्योंकि उन दोनों बूढ़े बुढ़ियों ने नहीं अपनी जवानी में यही तो किया था। अब तो हालात ये हो गए थे कि घर से कुछ ही दूर दोनों नंदे अपने शादीशुदा गृहस्थी में रहती थी, तो अब वो फ्राइडे की रात को आती थी और मंडे की सुबह बहू भाभी से टिफ़िन बनवा करके अपने और अपने पति वहीं भाई के घर से ही स्कूल और ऑफिस चली जाया करती थी। इस दौरान उस औरत को काफ़ी तकलीफ़ होती थी। सबसे बड़ी तकलीफ़ ये हो गई थी कि पति पत्नी के पास भी सैटरडे और संडे का ही टाइम होता था। वो तो जैसे उन लोगों ने छीन ही लिया था। अब तो मजाक बन गया था कि फ्राइडे को नंदे आती थी और मंडे को जाती थी। 2 ही कमरे और एक हॉल था। अब वो 2 कमरे जवाई आएंगे तो उनको देना पड़ेगा, तो हॉल में वो सब लोग एडजस्ट करके सोते थे। अब जिन 2 पति पत्नी के बीच में ठीक से बात ना हो, एक जवान लड़का घर में पत्नी के साथ भी अगर ढंग से इंटीमेसी ना कर पाए, सेक्स ना कर पाए, उसके साथ घूम फिर ना पाए, तो वो आदमी चिढ़ेगा और वो बाहर ही मुंह मारेगा। सास ने अपने घटिया दिमाग को इस हद तक पाल के रखा हुआ था कि दोनों पति पत्नी को सब्जी लेने जाने तक अकेले नहीं जाने दिया जाता था। साथ में पीछे पीछे नंद या ससुर भी जाते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, सास और ससुर अपनी पेंशन को पूरी तरीके से सेफ रखते थे और महीने के अंत में जो पति सैलरी लेकर के आता था, उस सैलरी में से आधे से ज़्यादा सामान या उसमें से लाया हुआ राशन नंदे आकर के ले जाया करती थी। सब चीज़ आंटी के सामने हो रहा था और वो घोट पिए जा रही थी। शादी से पहले बेटे को मिलने वाला दिवाली का बोनस कभी नंद ले जाती थी, कभी सास ले जाती थी या कभी किसी को दे दिया जाता था। चलो शादी के पहले की बात थी, पर शादी के बाद भी वही चलन। दिवाली आती नहीं थी कि सारी नंदे आ करके भाई के बोनस पे टूट पड़ती थी, पर अब उस पे उसकी पत्नी का हक था। लेकिन भाभी को अपनी नंदों को उन बोनस को देने में कभी कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन सामने वाले की बुद्धि में बहुत गंदगी थी, इसलिए वो कुछ ये नहीं दे उससे पहले दोनों बहनें रोना धोना, माँ रोना धोना शुरू कर देती थी और इतना ड्रामा होता था कि वो बोनस
बहनों के पास ही जाता था। दिवाली में आने वाली खुशियाँ, पैसा, बोनस, आधी मिठाई, आधे पटाखे सब नंदों के पास। अगर आप इस चीज़ को महसूस कर पाए तो एक बार महसूस करके मेरी बात को सुनिएगा। वो घर 2 लोगों के हिसाब से ही था। 2 कमरे, एक छोटा सा किचन जिसमें सिर्फ एक ही इंसान खड़े होकर के खाना या बर्तन कर सकता था। पर वो घर एक तरीके से बारात का जमघट हो गया था। वहाँ पे 2 लोग भी एक्स्ट्रा खड़े हो जाए तो ऐसा लगता था जैसे भीड़ है और घुटन है। और ऐसे घर में पति पत्नी, सास ससुर, 2 नंदे, 2 नंदोई, उनके बच्चे आकर के आए दिन पड़े रहते थे। आंटी पे क्या बीतती होगी। सर्दी, गर्मी, बरसात, पीरियड्स, परेशानी, तबीयत ख़राब, सब में वो औरत इतने लोगों का खाना बनाती थी, फिर रात रात बर्तन करती थी। पति के साथ उसका कनेक्शन जैसे टूट ही गया था। दिल से तड़पती थी अपने पति के साथ बैठने के लिए, पर पति भी क्या करता। इतना सब होने के बाद नंदे और सास मिल कर के बहू को ताने भी मारती थी कि भाभी हमारे आने से आपको तकलीफ़ होती होगी ना, हमारे आने से आप और भैया साथ में कम समय बिता पाते हो। तब सास ये कहती थी कि हाँ, शादी को इतना टाइम तो हो गया, अभी भी आग लगी हुई है क्या इसके। आपको एक हंसी की और घटिया बात बताऊं, रात भर बेटे की चाकरी और जासूसी करने वाले ये बुढ़े बुढ़िया बीमारी के नाम पर रात भर जागने वाले सुबह बेटे के ऑफिस जाते ही नाश्ता करके कमरा बंद करके सो जाते थे। पूरा दिन बेड पे एक दूसरे के साथ चिपके पड़े रहते थे। यहाँ तक कि बहू ने कई बार सास ससुर को इंटीमेट होते भी आवाज़ें सुनते देख लिया था। जो समय बेटा बहू का था वो ये सास ससुर छीन रहे थे अपनी घटिया चीज़ों के कारण। मेरे ससुर ने अपने बेटे का कि तू ऑफिस में रहता है और बाहर सारे खर्चे देखने होते हैं, बहू कहाँ कहाँ जाएगी, ऐसा मैनिपुलेट कर करके बेटे का एटीएम कार्ड और उसकी पासबुक अपने पास रख ली थी। बेटे के अकाउंट में कितनी तनख्वाह आ रही है, क्या आ रही है, उसका अपडेट मेरे ससुर टाइम टू टाइम रखते थे। इस हद तक उन्होंने पैसों का गमन किया था कि हमारे पास सेविंग के नाम पे सिर्फ महीने की सैलरी ही थी और कुछ नहीं। दोनों नंदोई अय्याश थे। क्या नंदों का ससुराल नहीं था। आए दिन जितनी उनकी नंदे हर हफ्ते 3 दिन वहाँ भाई के पास पड़ी रहती थी, क्या उनका ससुराल नहीं था। क्या भाभी का हक नहीं था कि वो कभी अपने मायके चली जाए। किस हक से वो नंदे अपने पतियों को ले करके भाभी के घर 3 दिन पड़ी रहती थी। क्या नंदोइयों को शर्म नहीं आती थी। पूरा परिवार मिल करके बहू और बेटे को नोच खा रहा था। बेटे ने तो पूरा का पूरा फोकस अपने काम पे लगाया था, उसे कोई लेना देना नहीं था घर पे क्या हो रहा है। दोनों नंदोइयों को हर महीने या साल में कई बार छोटे छोटे रूप में बेटे के द्वारा इतने कर्जे दिलवा दिए थे कि बेटे को याद भी नहीं था, वो गिनती भी नहीं रखता था कि कितने लाखों तो वो नंदोई अपने बिजनेस को सेटअप करने के नाम पर खा चुके थे। घर की ज़रूरतों को पूरा करने में और अच्छी तरीके से पैसे और कमाने में भाई अब इस हद तक हो गया था कि वो ओवर टाइम करने लगा था, जिससे उसकी सेहत गिरती जा रही थी। पत्नी ये सब चीज़ देख रही थी, उसके दिल में दर्द होना शुरू हो गया था। अक्सर उसकी सांसें फूल जाती थी और वो पसीने से तरबतर हो जाता था। आंटी बहुत ज़्यादा घबराने लग गई थी। आंटी ने अपने पति को ओवर टाइम के लिए मना किया, कसम दी, खुद की कसम दी, बच्चों की भी कसम दी, लेकिन अंकल के सास ससुर सामने आ कर के कि अरे तेरे घर से थोड़ी आ रहा है, ये है वो है, करने दे, तू क्या चाहती है तेरे पल्लू में पड़ा रहे और मेहनत ना करे, ये वो करके अपने ही बेटे के खिलाफ बहू को खड़ा कर देते थे। घर की लड़ाई को देखते हुए अंकल वही फैसला लेते थे जो उनके माँ बाप चाहते थे और उन्होंने ओवर टाइम शुरू कर दी थी। पत्नी के बार बार ये कहने पर कि अपने अकाउंट पे ध्यान दीजिए, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आपके पापा आपका एटीएम यूज़ करते हैं, लेकिन बेटा इस चीज़ को इग्नोर करता था। उसे अपने माँ बाप पर भरोसा था। उन्होंने कभी भी इस चीज़ को चेक नहीं करा कि उनका पैसा कहाँ जाता है। घर में हो रहे सास ससुर द्वारा इस काले धंधे को रोकने के लिए बहू ने आवाज़ उठाने की सोची भी थी, पर उसी दौरान अंकल की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी। घर के कलेश से कहीं उनके दिल पे फ़र्क ना पड़ जाए, आंटी फिर शांत हो गई। आंटी की चुप्पी और चुपचाप बात मान लेने वाले बेटे कि दोनों की आदतें देख करके अब ये सास ससुर फूलने लगे थे। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पूछो क्यों। जिन 2 बेटा बहू ने अपने ज़माने में अपने माँ बाप को मार दिया और उनके मरने पे भी नहीं गए,
यहाँ मैं आपको ना एक और बात बताना चाहती हूँ। इस बात को सुन कर के शायद आप भावुक हो जाएँ, क्योंकि मैं भी भावुक हो गई थी इस बात को सुन कर के। कौन माँ-बाप जिनके पास अपनी पेंशन है, जिनके पास अपना एक बड़ा मकान है, कौन माँ-बाप अपने बेटे की ऑफ़िस के पेपर्स को हर साल चेक करते हैं कि उसमें नॉमिनी कहीं बेटे ने अपनी बीवी को तो नहीं बना लिया। कल को अगर ये मर गया तो पैसा किसके पास जाएगा? ये जो बुढ़ापे में पीछे एक बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा करके एक बूढ़ी औरत के हालात दिखा दिए जाते हैं ना, ये अपनी जवानियों में क्या करके हटती हैं जिनके कारण बिल्कुल लोगों का बेटा बहू या किसी का दिल ख़त्म हो जाता है, फिर ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। गवर्नमेंट के कुछ रूल्स के हिसाब से आप शादी से पहले अपनी नौकरी की नॉमिनी आप अपने माँ बाप को ज़रूर बना सकते हैं, पर ऑटोमेटिकली शादी के बाद वो आपकी पत्नी का भी हो जाता है। उस चीज़ को आप कितना परसेंट अपनी पत्नी को देना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें हो जाता है। पर सास ससुर की सांस पल पल उसी में अटकी रहती थी। उन दोनों ने बेटा बहू के घर में गमन ही इसीलिए किया था, वहाँ धाबा ही इसलिए बोला था कि पता चल पाए कि बेटा अपनी सरकारी नौकरी या रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला या अचानक किसी कुछ हो जाता है तो वो पैसा पूरा का पूरा कहीं बहू तो नहीं ले जाएगी। मैं मानती हूँ कि शादी से पहले अंकल अपनी पॉकेट मनी अपना महीने का खर्चा ले करके बाकी पैसा अपने मम्मी पापा को दे दिया करते होंगे, पर वो माँ बाप उस वक्त किस हिसाब से चलाते थे? शादी से पहले की करी हुई 5 साल की नौकरी की कोई भी सेविंग अंकल की नहीं थी। अंकल खुद इस बात को लेकर के शौक रहते थे, पर ये पता शादी के बाद उनको चला। पर शादी के बाद तो सास ससुर ने जैसे हद सी मचा दी। शादी के पहले अपने पैसों से कम वो दवाइयाँ तो ख़रीदा करते थे, जिनके ऊपर हज़ारों की दवाइयाँ हर महीने लगती थी। अब शादी के बाद बेटा बहू के साथ किराए पे भी रह रहे हैं और उनका दवाइयों का खर्चा भी उनके ऊपर पूरी तरीके से लाद दिया कि नहीं, बहू का कर रहा है तो माँ बाप का भी कर, हमारा कर्ज है तेरे ऊपर। नहीं होते माँ बाप हाथ जोड़ने लायक आजकल। बेटे ने दुगनी मेहनत करनी शुरू कर दी तो अब माँ बाप ने और परिवार ने दुगने हाथों से खर्चे शुरू कर दिए थे। अब तो और 200 रुपये के सूट अब 500 रुपये के होने लगे थे कि 500 रुपये के सूट अब अपनी बेटियों को दिए जाएंगे या 1000 की शर्ट अब अपनी नंदोई को दी जाएगी। हद मच गई थी। इतना कमाने के बाद भी अंकल के हाथ में कुछ नहीं आ रहा था, वो थक गए थे। अपने लिए कमा करके एक आदमी एक छोटा सा एक स्कूटी या स्कूटर लेना चाहता था कि उसे ऑफिस में आने जाने में दिक्कत ना हो, पर माँ बाप के लालच और बहनों की इस तरीके की हरकत के कारण वो अपने लिए एक स्कूटी या स्कूटर भी नहीं ले पा रहा था। आंटी सब चीज़ देख रही थी, खर्चे और बढ़ गए थे, बेवजह के खर्चे बढ़ गए। यहाँ बेशर्मी पता है क्या थी? यहाँ बेशर्मी ये थी कि कभी बहू अगर अपने पति के लिए खड़े होकर के कोई 4 बात बोल भी देना तो यहाँ सास नहीं बोलती थी, सास ससुर के ऊपर चाबी भर के बोलती थी। और ये हम इंडियन बहुएं अच्छे तरीके से जानती हैं कि सास का बोला कम चुभता है, लेकिन ससुर जब बोल दे तो दिल पे लग जाती है बुरी तरीके से, आंसू निकल आते हैं उसी टाइम ही। क्योंकि कहीं ना कहीं बहू ससुर को अपने पिता की तरह ही देखती है। वो ये देखती है कि घर का सबसे बड़ा बुज़ुर्ग इंसान है, ये सही और गलत का सही फैसला करेगा। पर वो तो अपनी बीवी के पैरों की जूती था कि चाबी घुमाते ही नाचना शुरू कर देता था। नंदों के बच्चों के बर्थडे भी हमारे घर में ही मनने लग गए थे। उस घर का बेटा जब रात में ओवर टाइम कर रहा होता था तब हमारे घर में नंद, उनके दूसरी नंद, उनके उनके पति, उनके घर के पता नहीं कौन कौन रिश्तेदार उस 2 कमरे के मकान में पार्टी कर रहे होते थे। मैं किचन में खड़े होकर के काम कर रही होती थी और अपने पति की चिंता में मर रही होती थी। आंटी देख रही थी, रात में 12 बजे थका हारा मुंह उतरा हुआ आदमी जिसकी सेहत अब उसका साथ नहीं दे रही थी। एक 30 साल का भी लड़का नहीं था, वो 30 साल का भी नहीं हुआ था और उसके दिल में दर्द होना शुरू हो गया था। रात में थके हारे पति के हाथ पैर दबाती हुई औरत अपने बेटे से ज़्यादा जवान दिखता था उसका बाप। दोनों बिल्कुल हाथ पैरों में तेलों में मालिश करके सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते थे, हा हा ही करते थे। वहीं उनका बेटा एक्स्ट्रा मेहनत कर कर के घुट रहा था। वो अपने माँ बाप को सीधा सीधा भी नहीं बोल पा रहा था कि आप अपने घर जाइए, वहाँ रहिए या थोड़ा खर्चे में हमारा साथ बटाइए, आधी पेंशन आप हमें भी दीजिए, उससे भी घर चलाइए। भाई सीधी सी बात थी, अगर शादी के बाद भी आपको अपनी अधेड़ उम्र की नंदों को, बेटियों को अगर उनका पालन पोषण करना है, उनके खर्चे उठाने हैं तो अपनी पेंशन से उठाते ना। मेरे पति की कमाई
फिर कहोगे कि बड़ा आई है, मेरा बेटा है तो उसकी पैसे पे पहले मेरा हक है। इतना हक नहीं होना चाहिए कि आप अपने बेटे की जान ही ले लो। मेरे सास ससुर ने सिर्फ मुझे यह एहसास दिलाने के लिए कि मेरा बेटा तेरा पति कम और मेरा बेटा और अपनी बहनों का भाई ज़्यादा है, अपने बेटे की खुशियाँ, सेहत और सब चीज़, बैंक बैलेंस सब तरफ से उसे खाली कर दिया था, खोखला कर दिया था। अब मेरा पति मानसिक रूप से बीमार पड़ने लगा था। धीरे धीरे वक्त बदल रहा था, समय बदल रहा था। अपने घर वालों की उल जलुल डिमांड को भी पत्नी चुपचाप कर रही थी, ये सब अंकल देख रहे थे। आदमी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता। आंटी की सास ने भले ही उन दोनों से सब कुछ छीन लिया था, लेकिन दोनों का अपनापन जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, वो मरती क्या कोई भी नहीं छीन सकता था। जहाँ सास ससुर नंदे सब अपने षड्यंत्र में रचे थे, वहाँ चुपचाप आंटी अंकल के दिल में अपना घर बना रही थी। अंकल के दिल को जीतने की पूरी कोशिश कर रही थी और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कामयाब हो रही थी। अपने घमंड में चूर सास ये चीज़ नहीं देख पाई। आंटी का ये कहना था कि 2 साल उनकी ज़िंदगी में ऐसे आए जिस वक्त उनके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पर उसका पता सास ससुर को चला भी नहीं। वो इतने घमंडी हो चुके थे, इतने चूर हो चुके थे कि उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उस 2 साल पति की सेवा के में और उसके लिए व्रत रखने में आंटी ने ऐसे दिल जान दे दिए कि अंकल आंटी जब हॉस्पिटल भी जाते थे तो भी सास ससुर को पता नहीं चलता था, क्योंकि वो अपने बेटा भी अपने माँ बाप को कुछ बताना नहीं चाहता था, क्योंकि बेटे से ज़्यादा सास ससुर की चिंता नंदोइयों को लेकर के थी। उन तकलीफ़ों में भी आंटी का प्यार अंकल के लिए इतना प्योर हो गया था कि आंटी ने अंकल से भरे मन से एक ही बात बोली कि मैं ज़िंदगी में जो तुम बोलोगे करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे माँ बाप, नंदोइयों के, बहनों के, सबके पैर धोकर के डेली पीने के लिए तैयार हूँ, पर तुम उनकी चिंता सब मेरे ऊपर डाल दो और तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारा ठीक होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस औरत को वो इतना गलत समझ बैठे थे, जिस औरत को वो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहे थे, उनकी तरफ अब अंकल खिंचते जा रहे थे। अब उनकी पूरी भावनाएं, उनको भी अब ये एहसास हो गया था कि उस परिवार में मेरी कोई जगह नहीं है, सिर्फ एक ही है जिसको मेरी ज़रूरत है। जहाँ अंकल आंटी का प्यार परवान चढ़ रहा था, वही घर के दोनों नंदोई अपनी सास के इस अल्हड़पन का पूरी तरीके से फ़ायदा उठा रहे थे, उनसे पैसे ऐंठ रहे थे और वो सास दी भी जा रही थी। पर उसको एक दिन बहुत बड़ा झटका लगा। उसी के पैसे ले करके पूरे पैसे ट्रेडिंग मार्केट में उड़ा दिए गए। नंद और नंदोई ने मिल करके सास ससुर को ऐसे पट्टी पढ़ाई कि उन्हें वादा कर दिया कि 2 महीने में ये पैसा आपको मिल जाएगा। और वो 6 लाख का चूना सास ससुर ने बेटे को बिना बताए उसी के अकाउंट से निकाल करके अपने नंदोई को बिना पूछे दे दिए। पर उसका पूरा पैसा डूब गया या उसके देने की जाहिर सी बात है मंशा नहीं थी, पर पैसा डूब गया। वो पैसा बेटे की दिन रात की कमाई थी जो सास ससुर दोनों हाथों से उड़ा रहे थे। शादी के 10 साल तक बेटे को अपने उंगलियों पे नचाने वाली माँ अब इस हद तक केयरलेस हो चुकी थी कि उसने इस तरफ देखना ही छोड़ दिया था। उसे पता था मैं अगर अपने बेटे को कहूँगी बहू को मार तो वो मारेगा, मैं जब पैसा मांगूंगी वो पैसा दे देगा। पर आंटी ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। आंटी ने भी गिव अप नहीं किया और फाइनली 10 साल बाद ही सही अपने पति को अपने प्यार और उसके होने का एहसास दिलाया। जिस परिवार में सिर्फ लालच और फरेब ही रह गया था, वहाँ आंटी ने अपनी गृहस्थी में पैसों से ज़्यादा अपने पति को प्रायोरिटी दी और पहले उनको बचाया और उन्हें ये एहसास दिलाया कि आप ज़्यादा ज़रूरी हैं, हम ज़ीरो से फिर से शुरू कर लेंगे। अपने पति का पूरा विश्वास जीतने के बाद अब आंटी ने घर में रोक लगानी शुरू कर दी थी। अब कहानी का दूसरा पहलू शुरू हो चुका था। अब सास या ससुर की बीमारी और उसकी चालाकियाँ अब बेटे के सामने नहीं आने वाली थी। बहू ने सबसे पहले नंदोइयों से अपने लिए हुए पैसों का हिसाब किताब मांगा। वो एक दिन भी आया जब पूरा परिवार फ्राइडे की नाइट में फिर एक साथ इकट्ठा हुआ, पर उस वक्त सास ससुर या नंदोइयों को ये नहीं पता था कि इस बार की गाज उनके ऊपर गिरने वाली थी। दोनों बेटा बहू साथ में खड़े हो गए। जिस 6 लाख को बिना बेटे के पूछे सास ससुर ने अपने नंदों को यूं ही दे दिया और वो पैसा डूब भी गया, उसके बारे में बहू को अच्छे से पता था। बहू ने पति के साथ खड़े होकर के उन 6 लाख की बात छेड़ी। सबसे पहले ससुर भड़क गया और फिर सास भड़क गई कि तू होती कौन है पूछने वाली, तेरी क्या हिम्मत है, हमारे बेटे का पैसा है वो।
बहू की तरफ बढ़ती हुई बदतमीज़ियों से सबकी आवाज़ सुन कर के अंकल को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ गया और उन्होंने बड़े ही शांत स्वभाव से, गुस्सा नहीं किया यहाँ पे, अपने पापा से एक चीज़ पूछी कि वो पैसा आपका कैसे हो गया। उस पैसे पे मेरा हक था। आपने मुझसे या मेरी बीवी के बिना पूछे पैसा इनको कैसे दे दिया। ये बात सुन करके पूरे घर को झटका लग गया, 440 वॉट का झटका। बेटे ने बाप के साथ ज़बान कैसे लड़ा दी, इस बात को घर में ड्रामे होने तो ज़रूरी थे। माँ ने अपना दूध और बहनों ने अपनी राखी का कर्ज गिनवाना शुरू कर दिया। तो भाई ने भी साफ साफ बोल दिया, जितनी तो तूने मेरे को राखी नहीं बांधी होगी, उससे ज़्यादा तो तेरे पति और तेरे बच्चों को खिला पिला चुका हूँ, उनका खर्चा उठा चुका हूँ। तेरे पतियों का कर्जा मैंने अपनी मेहनत से चुकाया है। क्या वो भाई होने का फ़र्ज़ मैंने नहीं निभाया था? गड़बड़ और बगावत की आग सूंघते ही सास ने अपना चक्रम चलाना शुरू कर दिया। उसके अंदर उसी वक्त ये चीज़ आ गई कि अभी इस दौरान मुझे बेटे को कैसे फंसाना है और किसको घर से बाहर निकालना है। उस वक्त उसने सबको बचाते हुए नंद और नंदोई को घर से बाहर जाने के लिए कहा, पर बेटे ने मना कर दिया। घर में चिल्लम चिल्ली, सास का रोना, नंदे रो रो करके बातें बना रही थी और गुस्से में नंदोई अपने कपड़े चढ़ा करके घर से निकलने की कोशिश कर रहे थे। बेटा बहू ने किसी को जाने नहीं दिया। यहाँ पे अब दोनों पति पत्नी ने पूरे परिवार को किस तरीके से सबक सिखाया, ये मैं आपको अब बताती हूँ। मज़ेदार कहानी है। कुछ नंदों ने अपने गहने अपनी सास से बचाने के लिए अपनी माँ के घर डिपॉजिट करके रखे हुए थे, जो उनके लॉकर में रहते थे, क्योंकि उन्हें अपनी सासों पे भरोसा नहीं ना था, है ना। क्योंकि नंदों को ही तो पूरा अधिकार होता है अपने सास ससुर के साथ बदतमीज़ी करने का, बहुओं का थोड़ी होता है। भाई ने नंदों के जेवर जब्त कर लिए और ये कहा कि जब तक मेरे 6 लाख वापस नहीं मिलते ज्वेलरी नहीं मिलेगी। बाप के हाथ से एटीएम, पासबुक और हर तरीके की चीज़ें छीन ली और अपने एटीएम और अकाउंट के पासवर्ड उसी वक्त चेंज कर लिए। सास रो रो के गालियां दे रही थी, यहाँ तक कि बदुआएं भी दे रही थी, पर बहू सामने खड़ी हो गई और ज़ोरदार आवाज़ में कहा, तू अब मेरे घर से निकल। तू एक माँ नहीं, एक सास नहीं, एक डायन है। तूने अपने बेटे के घर को खा गई। आंटी का यहाँ पे ये कहना था कि वो अपनी सास को कुछ भी अपशब्द नहीं कहना चाहती थी, पर वो घटिया औरत लड़ाई में और अपने बेटे को उसके खिलाफ खड़ा होते देख वो बद्दुआओं में अपने बेटे को मारने की बात कर रही थी। आंटी उसी वक्त अपने पति को मौत के मुंह से बाहर निकाल के लाई थी। वो जानती थी कि पति की कीमत उनकी नज़रों में क्या थी। अब तो यमराज भी आ जाए तो भी वो उनको कच्चा चबा जाए, ये तो सिर्फ माँ थी। बहू ने इस बात को लेकर के वो इतना आघात हो गई कि उसने अपनी सास के सारे परकच्चे उड़ा दिए। आप सुनने वाली, अब तू पे आ। अपनी घटिया चाल चलन को ठीक करने की बजाय अब वो अपने बेटे को बद्दुआएं दे करके उसे मरने की दुआ कर रही थी। ये बात अब आंटी को हजम नहीं हुई। आंटी ने तो अब ये तक बोल दिया था कि अगर अब तूने अब बकवास करा तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ससुर वहाँ खड़े थे, नंद वहाँ खड़े थे, दोनों का रौद्र रूप देख करके पूरा घर फट गया था। और फाइनली वो दिन आया जब बेटे और बहू ने साथ खड़े होकर के अपने सास ससुर को उनके अपने बंगले में वापस भेज दिया, घर पे वापस भेज दिया और दोबारा इस घर में कदम रखने के लिए साफ मना कर दिया। बड़ी ही अपने आप को हारा हुआ महसूस करके सास उस घर से गई थी। नंद और नंदोई के पूरे जेवर जेवरात अपने पास रख लिए, यहाँ तक कि जिस घर में सास ससुर रह रहे थे, जो प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम पे थी, लेकिन वो प्रॉपर्टी के पेपर भी बेटे ने अपने पास रख लिए, क्योंकि वो जानती थी कि ये बुढ़ा बुढ़ी अकेले रहेंगे तो नंद नंदोई इनको खा जाएंगे। वो प्रॉपर्टी इन बेटे बहू के बच्चों की थी। वो घर प्यार से रह सकता था, उस घर में खुशियाँ हो सकती थी। जिस घर में बहू आपका पूरा साथ दे रही है, आपका पूरी सेवा कर रही है और बेटा आपकी बातें मान रहा है, वहाँ सास ससुर को भी थोड़ी समझदारी से रहना चाहिए था। इस हद तक बेटा बहू को पहुँचा दिया गया कि बेटा बहू को ससुर और सास ससुर की सच्चाई सामने लानी पड़ी। लालच और स्वार्थ किसी के सगे नहीं होता। जब तक बहू पूरा खाना पीना सेवा कर रही थी और बेटे के पैसों पे सब जी रहे थे, तब तक ये परिवार साथ में था। जैसे ही सास ससुर अपने घर में शिफ्ट हुए,
उसी वक्त ही उनके दोनों नंद और नंदोइयों ने उनका साथ छोड़ दिया। क्यों? कि अब बुढ़े बुढ़ियों का करेगा कौन? पैसे छीनने के लिए सब आ गए, लेकिन अब उनकी सेवा पानी करेगा कौन? पूरी तरीके से सास ससुर अब अकेले हो चुके थे अपने बुढ़ापे के उस दौर पर। धीरे धीरे ससुर की सेहत भी अब गिरती जा रही थी और वो सास के ऊपर बोझ बनते जा रहे थे। सास का अपनी बेटियों को फ़ोन कर कर के बुरा हाल था। उसे लग रहा था कि मैं और मेरी बेटियां और मेरी नंदोई सब मिल कर के खुश रहेंगे तो उधर हम बेटी बहू को जलाएंगे, पर ऐसा नहीं था। हर किसी के पास ये किस्मत नहीं होती कि आपकी सेवा करने के लिए बेटा बहू हो। आपने खुद अपने हाथों से वो चीज़ खराब करी। तरस गए थे बुढ़े बुढ़ी। घर से निकलने के बाद अपने घमंड से 6-7 साल सास ससुर ने भी बेटा बहू की सुध-बुध नहीं ली, पर वहाँ सास ससुर की हालत ख़राब होती जा रही थी। वहीं बेटा बहू ने 6 साल अपनी कमाई को बचा करके संयम से खर्च करके अपने लिए एक घर और एक गाड़ी भी ले ली थी। अब बेटा बहू अच्छा कर रहे थे, बेटे की पल पल की खबर रखते थे। इसीलिए बेटे की 6 साल में इतनी सक्सेस देखने के बाद सास ससुर दोनों के दोनों चिढ़ करके लाल हो गए, फूक के लाल हो गए, क्योंकि वहाँ उनको ये एहसास तो हो गया था कि हमारे रहते रहते हमारा बेटा बरकत नहीं कर पाया, क्योंकि हमने उसकी बरकत रोक रखी थी और इस लड़की ने वो कर दिखाया कि अब हमारा बेटा सिर्फ उसी की ही सुनेगा। डर गए थे, चिढ़ गए थे बुरी तरीके से। यहाँ पे अंकल ने भी अब ठान ली थी कि मैं अपनी पत्नी के किसी भी रजामंदी के बगैर अब कोई काम नहीं करूँगा। और वो आंटी का बार बार ये भी बोल के धन्यवाद करते थे कि तेरी जगह अगर कोई और होती तो मुझे उस हालात में छोड़ देती और मेरी माँ और बहन मिल कर के शायद मुझे मार भी देती, पर तू थी, तू आई सावित्री की तरह और तूने मुझे बचाया भी और मुझे बरकत के रास्ते पे लेके भी गई। मेरी आज की कहानी थोड़ी लंबी हो गई है। क्यों? क्योंकि जिनके साथ मैंने मैसेज में बात करी उनकी भावनाएं शायद ही मैं कुछ प्रतिशत इस कहानी में लेकर के आ पाई हूँ। पर अगर आपको पसंद आए तो आप भी अपनी कहानियाँ भेजिए ना, भेजिए मुझे कहानियाँ। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और डियर आंटीज़ में हम आंटी एक दूसरे का सपोर्ट करें और एक अपनी कहानियाँ दुनिया के सामने लेकर के आएँ।